मेजर जनरल माथुर, क्या एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है वार, जहां पर अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या बाकी दूसरे जो देश हो जो मिलिटरली स्ट्रांग हैं, वो ये समझ रहे हैं इस वॉर से कि इजराइल का आयरन डोम भी पेनिट्रेट हो सकता है और ईरान को कैसे घुटनों पर लाया जा सकता है। कम से कम इन दोनों देशों की कैपेसिटी और इन दोनों देशों का रिटेलिएशन वो बाकियों को एक इन दोनों देशों के बारे में जानकारी दे रहा है इस वॉर से। अब बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है इन दो देशों में, उनके जो लेसन्स होते हैं वो पूरी दुनिया उन लेसन्स को निकालने की कोशिश करती है। जो इसराइल आज कर रहा है, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि इसराइल ने ऑपरेशन सिंदूर से कुछ लेसन निकाले हैं और उन लेसन्स को और बेहतर करके उन जो चीज सीखे वहां से सीख ली हैं और उसके बाद इन्होंने हमला ईरान के ऊपर बोला है। तो मेरा यह मानना है कि किसी भी प्रकार के युद्ध से कहीं भी हो रहा हो, बाकी तमाम देश अगर वो लेसन्स ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज इसमें है कि आप लोगों को लड़ाएं और फिर लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करें। मुझे लगता नहीं कि वो चीज यहां पर हो रही है। ये एक एग्जिस्टेंस का प्रश्न था इजराइल के लिए, और इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से कोई भी इस्लामिक देश, राजीव मैं बता रहा हूं, इसको समझने की आवश्यकता है, कोई भी इस्लामिक देश एटॉमी शक्ति से संपन्न हो। यही वजह थी कि 1984 में ईरान जो इजराइल जो था वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए आया था, और उन्होंने भारत से क्या हुआ वो कहानी इतिहास सबको पता है। तो मेरा मतलब यह है कि अब इस बार भी जो स्टेटमेंट दिया है नेतन्याहू ने, उन्होंने कहा है कि नाइदर ईरान नॉर पाकिस्तान कैन बी अलाउड टू बी न्यूक्लियर पावर्स, क्योंकि एक छोटा देश जिसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है, वो किसी भी प्रकार का एटॉमिक स्ट्राइक, उनके पास सेकंड स्ट्राइक का स्कोप नहीं है। 5 बम इजराइल में गिरेंगे, इजराइल खत्म। तो इसलिए उनको घबराहट है। इट्स ए मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस राजीव, फॉर इजराइल। इजराइल तो इसी वजह से वो। उसके अलावा दूसरी बात, अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका की 3 प्रॉब्लम है इसमें। पहला तो यह है कि अमेरिका ये समझता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान को वो कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो उनके कब्जे में है हर तरीके से, लेकिन न्यूक्लियर ईरान उनके लिए भी थ्रेट है, ये उनका मानना है, ये उनकी सोच है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका इस बात को समझता है या सोचता है या मानता है कि ईरान जो है रूस और चीन के लिए मध्य पूर्व में एक गेटवे का काम कर सकता है। तो वो नहीं चाहता कि जो उनकी बापौती लगी हुई है, जो उनकी दादागिरी मध्य पूर्व में है अमेरिका की, उसमें आकर के चीन या रूस सेंध लगाएं। रूस को तो काफी हद तक उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, अब उनकी परेशानी चाइना से है। तो वो समझते हैं कि ईरान कैन बी ए गेटवे फॉर चाइना। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि उनके अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सेट्स और स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स मध्य पूर्व में इतने सारे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो वहां पर इतना शक्तिशाली हो जो कि उनकी हेजमनी, उनकी जो वहां पर दादागिरी मैं कहूंगा उसको चैलेंज कर सके। इसलिए वो नहीं चाहते कि अब इजराइल जो है वो, ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बने। ये तमाम वजहों से अमेरिका ने इस बात का यकीन किया है कि इसको विश्व युद्ध के थ्रेशोल्ड तक ना ले जाकर के उससे पहले इतना ईरान पर दबाव बना दिया जाए, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से, तीनों तरीकों से इतना दबाव उस पर बना दिया जाए कि वो सक्षम करे और वो न्यूक्लियर डील साइन करने पर मजबूर हो जाए। उसके अलावा ये मेरा हंच है राजीव, मैं बता रहा हूं कि आने वाला समय देखेगा कि चाहे रशिया चाहे या ना चाहे, चीन चाहे या ना चाहे, उत्तर कोरिया कुछ भी कहता रहे, ईरान में रजीम चेंज होके रहेगा, ये मेरा मानना। मैं इसी सवाल पर आ रहा था। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ईरान में रजीम चेंज होकर रहेगा। मेरा सवाल यह है कि रजीम चेंज क्या सॉल्यूशन है, और इससे भी बड़ी बात यह जो मेजर जनरल अनुज माथुर कह रहे हैं, क्या रजीम चेंज हो सकता है?
देखिए, होने को सब कुछ संभव है, वो जमाने अब जो है, क्योंकि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि सब कुछ संभव है, तो मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा कि नहीं हो सकता। अवश्य हो सकता है। जरूरत है कि अब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में इसको अचीव करने का प्रयास किया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि क्या रिजीम चेंज होने के बाद वो परिणाम आएंगे जिसका हम अनुमान कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत साफ है तस्वीर की अगर अयतुल्ला खमैनी के ही टीम के लोग आएंगे तो वो शायद थोड़े दिन के लिए शांति होगी, जब वो दोबारा अपने आप को पुनर्स्थापित कर पाएं और चीज़ों को जो है वो रिपेयर कर पाएं, ठीक कर पाएं। लेकिन वो फिर लबोलबाब होगा कि वो दोबारा जो प्रॉब्लम इसराइल अभी फेस कर रहा है आज, वही आगे भी फेस करेगा। इसको जरूरी है कि जो एक इस्लामिक माइंडसेट है, जो सेंटीमेंट है, उसको वहां से बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं बदला जाएगा तब तक जो है शांति थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रही है कि आ पाएगी। क्योंकि उसमें धार्मिक के अलावा जो एक सामरिक उद्देश्य है, एक वर्चस्व का, और सारी लड़ाई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की। कौन जो है वो प्रभुत्व बता सकता है अपना ओआईसी में। टर्की कहता है कि मैं नाटो का मेंबर हूं, मैं हूं बॉस, और पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं हूं बॉस, और ईरान कहता है भाई मुझे मत भूलो, मैं हूं बॉस। तो ये जो एक, सऊदी अरबिया कहता है भाई कि मैं तो पूरा मिडिल ईस्ट में ही चला रहा हूं, पैसे की कमी नहीं, मैं सब कुछ जो है मेरे पास, सभी सुविधाएं मेरे पास है, तो और किसी देश के पास नहीं। तो इनके बीच में जो एक लड़ाई है, तनाव है इनका वर्चस्व का, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि ये अब ईरान क्या करे जो कि अपने वर्चस्व को बना सके। दूसरा एंगल ये है। तो ये है, इनमें इनका जो सिलेक्शन कैसे होता है मैं उसके बारे में और बता दूं कि इनका एक टीम है एक्सपर्ट्स की, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिसमें कि 88 लोग हैं, और उनमें से 45 लोगों को वोट देके बताना होता है कि उनका, खुमैनी साहब का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा। लेकिन इसको पूरा बदलने के लिए वो जरूरी है, हालांकि काफी जो उनकी लीडरशिप थी, जो उनके क्लोज नेटवर्क था खुमैनी का, वो लगभग समाप्त कर दिया गया। उसमें से जो इंपॉर्टेंट लोग थे जो उसको डिसीजन देते थे, दायां हाथ बायां हाथ और उनका दिमाग जो भी कहा जाए, इजराइल ने उनको चुन चुन कर समाप्त कर दिया। तो रिजीम बदलने के लिए आधार तैयार हो गया है, लेकिन अगर वहां के लोग, वहां के मूल जो लोग निवासी हैं, अगर वो आगे नहीं आ पाएंगे तो रिजीम कैसे चेंज होगा। क्योंकि हालांकि जो पूर्व राजसी युग था और मिस्टर पहलवी थे, उनके पुत्र साहब जो है कह रहे हैं कि वक्त है, अब बिल्कुल सही समय आ गया है कि हम इसको बदलें। तो साथ में जो है, जो खुमैनी की कुछ लोग उसमें टीम में भी हैं जो चाहते हैं कि खुमैनी अब बूढ़े हो चुके हैं और उनको बदलना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि एक कंडूसिव एनवायरनमेंट देते हैं रिजीम चेंज का, लेकिन जब तक कि वहां का जन समर्थन नहीं मिलेगा इस ऑपरेशन को, इस मुद्दे को, तब तक रिजीम चेंज होना लगभग असंभव है। क्योंकि आप डंडे के जोर पर रिजीम चेंज करेंगे तो वो फिर वो अमानवीय तरीके से ही हो पाएगा। अगर मानवीय तरीके से करना है तो आपको एक ही रास्ता है कि वहां के लोग आगे आए और वो जो है करे ऐसा कि जो है रिजीम चेंज हो, कोई इसके अलावा कोई चारा नहीं। क्योंकि इलेक्शन वहां भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब तक कि जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं उनको नहीं निकाला जाएगा, तब तक शायद जो चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब होना कोई गुनाह नहीं है, इजराइल के पास भी है, लेकिन उसको दुरुपयोग नहीं करना। डेटरेंस के रूप में आपने रखा हुआ है। लगभग मुख्य जो देश हैं, प्रभावशाली देश हैं, वो सभी देशों के पास न्यूक्लियर, लेकिन ईरान का तो यही कहना है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा। अब मैं आप दोनों के पास 2-2 मिनट के लिए आना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को समाप्त करूं, और 2-2 मिनट में मेरा आप दोनों से एक ही सवाल होगा। मेजर जनरल माथुर, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ट्रुप्स ग्राउंड पर उतर सकते हैं? मेरा सवाल यह है, क्या ईरान के बॉर्डर पर इजराइल के ट्रुप्स या इजराइल के बॉर्डर पर ईरान के ट्रुप्स उतर सकते हैं? यह संभव है?